हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस सरकार में आपको क्या लगता है ऐसे कौन से सबसे बड़े मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं जिनको कांग्रेस सरकार पूरे करने में विफल रही है? जब भी कोई गारंटी की घोषणा करते हैं कि मैं पूरी कर रहा हूँ, तो प्रदेश का सबसे छोटा कोना ढूंढते हैं जी जहाँ पर आबादी बहुत कम है। जी और वहाँ से वो अनाउंस करते हैं कि आज मैं इस ज़िले में ये चीज़ दे रहा हूँ। ये मुद्दा सरकार खुद ही बन गई है। मुद्दे उन्होंने अनाउंस कर दिए अनाउंस लेकिन कर पूरे दिए, नहीं हो पूरे पाए। नहीं हुए। एक तरह से प्रदेश की जनता के गले की फांस ये सरकार है। नमस्कार जी, मैं ऋषिका कौशल और द ऋषिका शो पर आज एक बहुत ही खास मेहमान का मैं वेलकम करूंगी। कुछ नेता अपनी बहुत ज़्यादा पहचान हमेशा के लिए छोड़ते हैं। उनमें से आज हमारे साथ एक हिमाचल के बहुत ही जाने माने नेता जिनसे अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे, मेरे साथ बैठे हैं। कंटिन्यू 5 बार एमएलए और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। हिमाचल में बहुत ही बेबाकी के साथ राजनीति करने वाले बहुत ही जाने माने नेता जिनका मैं वेलकम करूंगी, मिस्टर सुधीर शर्मा जी। नमस्कार। थैंक यू सर। सबसे पहले आपने हमें अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। जी सर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे आपके फादर भी एक बहुत ही वेल नोन नेता थे, कांगड़ा धर्मशाला में बहुत प्रसिद्धि थी उनकी, तो उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करने का कितना प्रेशर रहा? देखिए, मैं कभी राजनीति में आना चाहता नहीं था। जी वो भी नहीं चाहते थे कि राजनीति में आए, लेकिन अचानक जब उनका देहांत हुआ जी तो उस समय जो सीनियर लीडरशिप थी उन्होंने निर्णय लिया कि चुनाव लड़ना है, और वो उपचुनाव हुआ उस समय। तो मैं उस समय अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, और उम्र भी बहुत छोटी थी, 25 वर्ष का मैं उस समय था। लेगेसी तो बहुत बड़ी थी, उनका स्टेचर भी बहुत बड़ा था, और जी जो उनका कनेक्ट था, काम करने का तरीका था, कभी ऐसा तो महसूस नहीं हुआ कि उसका कोई प्रेशर है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। वो भी जब जनता के बीच में जाने लगे तो लोगों से जब बातचीत होती थी और उनके बारे में वो बताते थे कि किस प्रकार से कार्यप्रणाली रही है या काम करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें उसके बाद सीखी, और राजनीति के सफ़र में उस सीख से लाभ भी मिला है। मतलब बहुत कुछ आपने पहले से ही सीखा था और आगे उसको आपने कंटिन्यू किया है। जी। सर, आपने बहुत साल कांग्रेस को दिए हैं, आप बीजेपी में आए कांग्रेस छोड़ के, उसका एक क्या खास रीज़न रहा था? क्या कांग्रेस में आपकी अनदेखी हो रही थी जो आपको बीजेपी में आना पड़ा? देखिए, अनदेखी तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर पूरे आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मैं ही नहीं हूँ जो कांग्रेस छोड़ के गया है। बहुत सारे लोग जो कि चाह रहे थे कि कुछ चेंजेस पार्टी के अंदर हों, कार्यप्रणाली बदले, और किस प्रकार से काम करना है वो तरीका बदले। तो जब वो चीज़ें नहीं हो रही थी तो उन चीज़ों को देखते हुए, और वर्तमान में जब सरकार का गठन हो गया, तो गठन हो गया और उसके अंदर फिर आपको चुने हुए विधायकों में ऐसा महसूस होने लगे कि आपके साथ जो है वो व्यवहार ठीक नहीं हो रहा, या आपको नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है। तो जो भी चुन कर के व्यक्ति आया है विधायक के रूप में, मैं समझता हूँ चाहे वो किसी भी पद पर बाद में सरकार में जाए, लेकिन पहले वो विधायक है। जी तो उन चीज़ों का सारा आकलन मैं भी कर रहा था, जो 7 लोग जुड़े हैं वो भी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो जब वहाँ पर जिस दिन मूर्ति स्थापना हुई, हम भी वहाँ पर थे, मैं जी था वहाँ उस दिन, जी तो उसकी हमने पोस्ट भी डाली। तो पार्टी दिल्ली से लेकर के प्रदेश तक कहने लगी कि इसको हटा दीजिए। तो जब ऐसी परिस्थिति किसी पार्टी के अंदर हो, तो कौन व्यक्ति फिर ऐसी पार्टी में रहना चाहेगा? तो और ये ठीक है कि वो एक बहुत बड़ा रिस्क भी था, ये ज़रूरी नहीं कि उपचुनाव में सभी लोग जीत करके आ जाएं।
जी, बहुत से लोग जिन्होंने उस समय निर्णय लिया वो नहीं भी जीते हैं। जी, तो ये धर्मशाला की जनता ने ही अपना विश्वास दोबारा जताया कि उस उपचुनाव में जो सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे थे तो जीत कर के आए। तो ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया गया निर्णय है और ये व्यक्तिगत हित का कोई निर्णय नहीं है। कौन व्यक्ति एक साल में दो दो चुनाव लड़ लेता है। जी, जी। तो ये तो क्षेत्र को देखते हुए और क्षेत्र के भविष्य, प्रदेश के भविष्य को देखते हुए निर्णय लिया गया। तो सर ये इमोशनल था या राजनीतिक मूव था कंप्लीटली? नहीं नहीं, ये दोनों ही नहीं था। इमोशंस में तो राजनीति में या किसी भी फील्ड में निर्णय नहीं लेने चाहिए जी, और इस तरह के निर्णय में मैं समझता हूँ राजनीति बहुत कम आती है इसके बीच में। ये बिल्कुल होशोहवास में सोच समझ कर के लिया गया निर्णय है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये निर्णय लिया। अच्छा। तो हिमाचल की पॉलिटिक्स में इस वक़्त आप सबसे बड़ा गेम चेंजर किसको मानते हैं, कौन है? देखिए हिमाचल की पॉलिटिक्स में एक मिथ है कि कोई नेता गेम चेंजर हो सकता है। जी, गेम चेंजर तो प्रदेश की जनता है, मतदाता है। जी, वो जो निर्णय करेंगे तो जी, उसी के आधार पर पता चलेगा कि क्या हुआ और वो बाद में ही पता चलता है जब परिणाम आते हैं। जी, लेकिन मतदाता से बड़ा कोई गेम चेंजर है नहीं। जी। कोई नेता भी प्रभावित नहीं कर पाते जब लोग सोच लेते हैं, जनता सोच लेती है तो फिर परिणाम जो हैं वो उस तरफ के आते हैं। तो सर अभी तक आप मुझे लगता है 35 साल से ज़्यादा आपको राजनीति में हो गए हैं। आपने कॉलेज टाइम से अपनी राजनीति स्टार्ट करी थी। तो अभी तक आपको राजनीति में सबसे बड़ी सीख क्या मिली है? देखिए राजनीति में तो हर रोज़ जो राजनीति में हैं लोग वो हर रोज़ सीख रहे होते हैं। जो लोग मिलने आ रहे हैं जो पब्लिक लाइफ में है उसको पब्लिक ही सिखाती है हर। और वो कोई भी हो सकता है व्यक्ति, ज़रूरी नहीं कि बहुत बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। एक आम व्यक्ति भी आ करके आपको कोई ऐसी बात बता जाएगा कि आप खुद सोच में आ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों नहीं सोच रहा था। तो ये जो भावना है, तो ये लोगों से जो चीज़ें मिलती हैं वही हैं जो प्रभावित करती हैं और उसी से नेता जो है उनका व्यक्तित्व जो है वो आगे बनता जाता है कि कितना वो उस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, कितना सीरियसली ले रहे हैं उस सेंटिमेंट को। जी। सर अभी जैसे हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस सरकार में आपको क्या लगता है ऐसे कौन से बहुत बड़े मुद्दे हैं जो सबसे बड़े मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं जिनको कांग्रेस सरकार पूरे करने में विफल रही है? देखिए ऐसा है, पहले तो जो 10 गारंटियाँ दी थी जी, वही धरातल पर उतरी नहीं है और एक नरेटिव बिल्ड किया जा रहा है सरकार के द्वारा और मुख्यमंत्री भी खुद कई बार कह देते हैं मैंने सारी गारंटियाँ पूरी कर दी हैं और बाद में कहते हैं मैं उनको चरणबद्ध तरीके से कर रहा हूँ। और बड़े मज़े की बात यह है कि वो जब भी कोई गारंटी की घोषणा करते हैं कि मैं ये पूरी कर रहा हूँ तो प्रदेश का सबसे छोटा कोना ढूंढते हैं जी, जहाँ पर आबादी बहुत कम है जी, और वहाँ से वो अनाउंस करते हैं कि आज मैं इस ज़िले में ये चीज़ दे रहा हूँ। किसी बड़े ज़िले में जाकर के उस घोषणा अभी तक उन्होंने की नहीं है। ओके, तो वो छोटे छोटे कोने प्रदेश के ढूंढते हैं और अपने एक तरह से जैसा अपना रिपोर्ट कार्ड कोई तैयार करता है बड़ी चालाकी से, जो खुद को खुद ही नंबर दे रहा हो जी, कि मैंने तो ये पूरा कर लिया, लेकिन वो मिला तो किसी को कुछ नहीं है। और हालांकि वो जो गारंटियाँ थी वो जनता की मांग पर नहीं थी। कोई महिलाओं ने नहीं कहा था कि हम सबको 1500 चाहिए, जी, लोगों ने नहीं कहा था हमसे गोबर खरीद लो, या कोई आंकड़ा बेरोजगारों ने नहीं दिया था कि आपको 5 लाख रोजगार देना ही है, वो भी पक्की सरकारी नौकरी देनी है। उन्होंने तो नहीं कहा था। लोगों ने मांग तो नहीं की थी 300 यूनिट बिजली आप मुफ्त दे दो। जी, तो ये तो खुद से अनाउंस किया हुआ था, तो ये उसी का बोझ है सरकार के ऊपर। तो मैं समझता हूँ ये मुद्दा सरकार खुद ही बन गई है। सरकार के पास मुद्दा नहीं है लेकिन जनता के लिए ये सरकार मुद्दा बन गई है। मुद्दे उन्होंने अनाउंस कर दिए अनाउंस लेकिन कर पूरे दे, नहीं हो पाए। पूरे नहीं हुए। एक तरह से प्रदेश की जनता के गले की फांस ये सरकार है। जी। सर आपकी जैसे अभी केंद्र के नेताओं से बहुत करीबी आप हो रहे हैं, उनके आपका उठना बैठना उनके साथ देखा जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है या शायद ये अफवाह भी है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में प्रदेश का नेतृत्व
क्या आपके हाथ आ सकता है? देखिए ऐसा है, प्रदेश में बहुत शीर्ष नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मैं तो अभी आया ही हूँ। जी, और जहाँ तक केंद्र के शीर्ष नेताओं की बात है, तो ऐसा नहीं कि मैं ही मिल रहा हूँ, बहुत जी, सारे सभी लोग मिलते हैं। जैसे जैसे समय है कोई या किसी को कोई अपनी ऐसी बात रखनी है, तो ये खूबी है भारतीय जनता पार्टी की संगठन में भी, लीडरशिप में भी, कि वो बात सुनी जाती है केंद्र स्तर तक। तो उससे कोई अगर ऐसा अंदाज़ा लगाता हो कि भाई ये किसी दौड़ में आ गए या कुछ ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता है, वो जिसको करेगा वो सबके सर माथे होगा, और उस उनके साथ, उस निर्णय के साथ सबको चलना है, मुझे भी चलना है, जी, एक कार्यकर्ता की तरह सबको चलना है। जी। उसमें कोई ऐसा संशय नहीं होना चाहिए कि कुछ बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कोई ऐसी सोच, ऐसा विचार मेरा नहीं है। अच्छा, क्या आपको कभी लगा है कि आपकी लोकप्रियता लोगों को अनकम्फ़र्टेबल करती है? ये तो उनकी समस्या होगी, जिनको करती होगी। मेरी ऐसी कोई समस्या नहीं, ना मुझे किसी से समस्या है। अच्छा जी। और अगर मेरी वजह से किसी को हो रही है, तो उसका इलाज भी मेरे पास नहीं है। तो वो उपचार मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा सर, एक ऐसा कोई बदलाव जिसे आप हिमाचल में चाहते हैं कि ये इमीडिएट होना चाहिए, ऐसा कौन-सा बदलाव है जो आप हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और चाहते हैं कि ये मैं जल्दी से जल्दी हिमाचल में इसको चेंजेस करने चाहिए? देखिए, एक बदलाव से तो अब उपचार होगा नहीं, तो जी, मल्टी डायमेंशनल उपचार करना पड़ेगा, जिस प्रकार के हालात हो गए हैं। चलो आप सर 2-3 बताइए। जितना डेप्थ में हम चले गए हैं, जी, कर्ज के अंदर प्रदेश है, तो एक तो आपको अपने रिसोर्सेज को जनरेट कैसे करना है, जी, आय के साधन कैसे करने हैं, ऊपर से पर्यटन में बहुत बड़ा काम होना है, जी, जिसके ऊपर पूरा फोकस्ड होकर रोड मैप प्रदेश को देना पड़ेगा। और आप उसके साथ साथ देखें कि आईटी के क्षेत्र में, जी, जिससे कि जॉब भी जनरेट होंगे, दोनों टूरिज्म और आईटी में भी। इन क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो है, एक तो जो युवा लोग हैं प्रदेश के, बच्चे जो हैं, उनका बहुत तेज़ गति से पलायन हो रहा है प्रदेश के बाहर। जी, आपके समाज के अंदर भी इम्बैलेंस हो गया है, एक ही आयु वर्ग के लोग रह जाएंगे और घर में कोई नौजवान है नहीं है, तो उसको भी ठीक करना वो सरकार का दायित्व है। और ऐसे पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स पर काम करना पड़ेगा कि ये पलायन ना हो, और हमारे जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, रोज़गार बढ़े। रोज़गार भी बढ़े और हमारे आय के साधन भी बढ़ें, जी, ताकि हम डिपेंडेंट तो कम से कम ना रहें। और ना भी रहे। ऐसे दुनिया के अंदर देश हैं, जगह है जो कि पूरे लैंडलॉक्ड है, लेकिन आज उनको अगर आप देखें तो वो अच्छा कर रहे हैं। तो हमारे पास साधनों संसाधनों की कमी नहीं है, जी, लेकिन हमें लीक से हट के कुछ फैसले लेने होंगे, मजबूत फैसले भी, कड़े फैसले भी लेने होंगे, और आज के लिए नहीं, भविष्य की दृष्टि से वो निर्णय लेने होंगे, लागू करने होंगे। तो मतलब ये है मेरा बोलने का कि हम लोग अगर सिर्फ राजनीति करने के लिए हर रोज़ झूठ बोलते रहेंगे, तो हम भी उसी कतार में भाग रहे हैं जिसमें अब तक के लोग भागते रहे हैं। जी। तो वो अब चलने वाला नहीं है ज़्यादा दिन। तो कम से कम सच्चाई को देखते हुए, उसको मानते हुए राजनेताओं को काम करना होगा प्रदेश हित में। अच्छा सर, जैसे लोग कहते हैं कि राजनेता जो भी होते हैं, कोई भी हो जो, वो सिर्फ़ अपना भविष्य देखते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, वो राजनीति कर रहे हैं तो अपना भविष्य भी देखेंगे, और भविष्य उनका तभी अच्छा होगा अगर वो राजनीति में है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, चुनाव की राजनीति में है, तो वो भविष्य उनका तभी अच्छा हो सकता है अगर वो अपने क्षेत्र में लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जी, तो बिना काम किए अगर भविष्य का सोचते रहेंगे, तो फिर भविष्य नहीं उज्जवल होगा नहीं। जी, तो बिल्कुल। आपको एंड ऑफ द डे डिलीवर तो करना ही है। तो जो सिर्फ सोच ही रहे हैं, डिलीवर नहीं कर रहे, उनका तो उज्जवल नहीं हो सकता। जी, जो डिलीवर कर रहे डिलीवर हैं, करना भी बहुत जिनका ज़रूरी है। कनेक्ट भी है, जो समझते भी हैं अपने क्षेत्र को अच्छे से, उनका तो निस्संदेह रूप से फिर भविष्य की चिंता उनको करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जानते हैं और साथ खड़े रहते हैं हर परिस्थिति में। अच्छा सर, जब आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, आपके जो कांग्रेस के साथी थे, उनके साथ अब आपके रिश्ते कैसे हैं? अधिकांश के साथ अच्छे हैं, तब भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। मतलब या 99% तो अच्छे ही हैं। एक आध हो सकते हैं कि
जिनको जिनके चलते कोई समस्या रही हो। अच्छा जी। लेकिन मेरा व्यक्तित्व भी ऐसा नहीं है कि मैंने जो है वो किसी के साथ मेरे संबंध मधुर ना रहे हों। अच्छा। और सबके साथ ठीक है, बातचीत भी होती है और चर्चा भी होती है। ऐसा नहीं है कि तलवारें खिंच गई हैं और जंग का मैदान है तो हाँ गर्दन जी। एक दूसरे की काट देंगे। अच्छे संबंध हैं, मुझे खुशी है कि वो लोग भी उसको निभा रहे हैं। अच्छा, जैसे राजा वीरभद्र सिंह जी के परिवार के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे। जब आपने कांग्रेस छोड़ी उसके बाद भी क्या अब भी आपके रिश्ते उनके साथ, परिवार के साथ वैसे ही हैं या कोई खटास आई है? नहीं नहीं, मैंने ठीक है, पार्टी बदली है, परिवार तो मैंने बदला नहीं है। जी। अ, जैसे राजा साहब के साथ संबंध थे वैसे ही परिवार के प्रति मेरे संबंध हैं। मेरे आप कार्यालय में देखेंगे तो मैंने अभी तक राजा साहब की फ़ोटो वहाँ लगी है और मेरे जी, पिताजी की। मैंने अभी देखा था। तो वो मेरा उनके प्रति आदर है, सम्मान है। जी। और उन्होंने भी मुझे जो है वो बिल्कुल एक अपने बच्चे की तरह, बेटे की तरह जी। राजनीति में सिखाया, आगे बढ़ाया। उस चीज़ का भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ और मैं जब तक हूँ करता रहूँगा। तो उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। पार्टी बदलने से उनके प्रति मेरा आदर कम हो जाए या परिवार के प्रति कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा सर, देश में वर्तमान में वित्तीय प्रबंधन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रदेश के अंदर मेरा ये मानना है कि वित्तीय प्रबंधन वर्तमान सरकार के समय में प्रबंधन तो नहीं कह सकते, कुप्रबंधन हुआ है। जी। और चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हाथ से वर्तमान सरकार के निकल गई। जी। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं लोक लुभावन कर देंगे। अब मंदिर में भी कोई जाता है, ईश्वर से कुछ मांगता है तो ईश्वर भी सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं कर रहा। जी। तो उसके लिए प्रयास भी करने पड़ते हैं, कर्म भी करना पड़ता है। और मेरा ये मानना है कि जीवन जो है कर्म प्रधान है। आप कर्म अच्छा करेंगे तो कर्म के ऊपर ही आपको परिणाम आएंगे, जी। चाहे परिस्थितियाँ जैसी मर्जी हों। जी। और उसमें कमी नहीं रखनी चाहिए। तो वर्तमान सरकार के समय में जब पाँव जो है वो चादर के बाहर पसार दिए जी। तो अब जो है उस स्थिति संभालना मुश्किल हो गई है। हम कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रहे हैं। मतलब एक तरह से ऐसे है कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं और क्रेडिट कार्ड पड़ोसी का लेके जा रहे हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी। लेकिन वो क्रेडिट कार्ड भी तो भरना वो पड़ेगा। भी भरना पड़ेगा, तो वो भी पता होना चाहिए। जी। अब आप देखिए, कांगड़ा एयरपोर्ट का जो है वो विस्तार हो रहा है। जी। विस्तार के लिए जो भूमि अधिग्रहण का पैसा हम दे रहे हैं वो भी लोन हमने उडको से लिया है। तो ये चीज़ें भरनी तो पड़ेंगी ही। कोई मुफ्त में तो पैसा दे नहीं रहा प्रदेश को। हम ये नहीं कह सकते कि और भी प्रदेश हमसे ज़्यादा कर्जे में है। ऐसा सोच के तो खुश नहीं होना चाहिए कि जी। कोई डूब रहा है, मैं भी डूबूंगा तो क्या होगा। मतलब प्रयास जो होना चाहिए था वित्तीय प्रबंधन के लिए वो हुआ नहीं। वो नज़र नहीं आया कि हम लोग क्या कहीं बाहर जा रहे हैं, क्या हम चाह रहे हैं कि बाहर से कोई ऐसा फंडिंग प्रदेश को आए, क्या हम चाह रहे हैं कि कोई एफडीआई के माध्यम से ऐसे प्रोजेक्ट्स प्रदेश के अंदर आए और इन्वेस्टमेंट ऐसा आए जिसको कि कोई विशेष पैकेज प्रदेश सरकार डिज़ाइन करे, जिससे कि प्रदेश की आय भी बढ़े और प्रदेश के अंदर जो है वो रोज़गार भी बढ़े। तो उन चीज़ों के ऊपर कहीं प्रयास नज़र नहीं आया। सिर्फ ये नज़र आता है कि आप केंद्र को कोसते रहेंगे, आप दूसरे को कहते रहेंगे कि पहले कर्ज था तो इसलिए मैंने भी थोड़ा ले लिया तो क्या हुआ। तो उससे तो उपचार होता नहीं। अगली सरकार भी जो आएगी वो ये तो नहीं कह पाएगी ना कि पिछली सरकार ये छोड़ गई है तो मैं जी। मुसीबत में हूँ। जी। तो आपको तो इसलिए भेजेंगे वापस सत्ता में कि आपको उस चीज़ को ठीक करना है, जी, आपको दोषारोपण नहीं तैयारी करना रखनी है है। उस चीज़ की। क्योंकि आप बैठे हैं, आपको उस तैयारी के साथ ही जाना है सचिवालय के गलियारों में कि मुझे ये ठीक करना पड़ेगा। अगर आपकी वो सोच नहीं है तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए। फिर आप राजनीतिज्ञ के रूप में भी अन्याय कर रहे हैं प्रदेश के साथ और लोगों एक के साथ प्रदेश के अन्याय है। लोगों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। तो सोच को बदलने का समय है। हम ये नहीं कह सकते कि दूसरों ने ऐसा किया तो हम भी वही करेंगे। जी। हमें इस चीज़ को ठीक करना है, वापस इसको पटरी पर लाना है। ठीक है, और उन्हें लिए होंगे कर्जे, पर वो प्रदेश के कर्जे हैं, उनके नहीं है व्यक्तिगत। तो वो भी आने वाली सरकारों को ठीक करने हैं, उनको भी चुकाने का तरीका निकालना है। जी। तो ये सारे समाधान
करने की सोच से ही अगली सरकार में जो जाएंगे उनको जाना चाहिए। अच्छा। अच्छा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है इस प्रदेश में बहुत बड़े बड़े जो हैं बड़े नाम जो हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार रहे हैं, जी। ठाकुर रामलाल जी रहे हैं, उनके बाद वीरभद्र सिंह जी जी। रहे, शांता कुमार जी, प्रेम कुमार धूमल जी रहे हैं जी। 2 बार, और जयराम ठाकुर जी भी मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उनके कार्यकाल में 2-2.5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो कोरोना के में चलते निकल गया था। परफॉर्मेंस जो जी। है वो उसमें थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगा कि भाई थोड़ी कमी आई थी, लेकिन वो स्वाभाविक था, वो पूरी दुनिया भर में हुआ। जी। तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है प्रदेश में, अगर आप देखें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो, चाहे इस प्रदेश के अंदर के कोई भी काम हुए हैं, जी। तो किसी न किसी तरह की पहचान हर मुख्यमंत्री के साथ रही है। वर्तमान में वो परिस्थिति नहीं है। वर्तमान में ऐसे लगता है कि ऑटो मोड में सरकार चल रही है। वो हैं भी मुख्यमंत्री या नहीं है तो ये भी पता नहीं चलता है। तो मैं तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखता भी नहीं हूँ। लेकिन अच्छा ठीक जी। है, संविधान की व्यवस्था है, वो जो दल बहुमत में है उसके नेता हैं, और उस बाय वर्च्यू ऑफ दैट वो मुख्यमंत्री भी हैं। तो ठीक है, जहाँ प्रदेश के सब लोगों के मुख्यमंत्री तो मेरे भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के रूप में वो अपने पद के साथ और प्रदेश के साथ न्याय करने में विफल रहे हैं। तो आपको लगता है कि हिमाचल को एक और स्ट्रॉन्गर लीडरशिप की ज़रूरत है? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रदेश को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, विजनरी लीडरशिप, और जैसा मैंने आपसे कहा कि जी। प्रदेश की को वर्तमान परिस्थितियों से जो बाहर निकाल सके, ऐसी लीडरशिप। और लीडरशिप से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हों, एक कलेक्टिव एफर्ट है। जी। पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री जो हैं मिलकर की सरकार उसको कहते हैं। तो एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो लगेगा जी। इस प्रदेश को दोबारा से इन हालात से बाहर निकालने के लिए, और जो जिसको करना अब बिल्कुल समय की मांग हो चुकी है। मुझे लगता है हम लेट हो रहे हैं। अच्छा, तो इससे तो जो नॉर्मल पब्लिक है उनका बहुत नुकसान है। वो तो है ही। आप कहीं भी अगर जनरल एक आप सर्वे करें या जनरल पब्लिक को पूछें कि भाई आप कैसा महसूस करते हैं वर्तमान सरकार के बारे में, जी। जनरल पब्लिक को भी मत पूछिए आप। मैं तो कहूँगा कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने आज से 3.5-4 वर्ष पूर्व इस सरकार को बनाने के लिए मेहनत की, मेहनत की। वोट मांगे, घर घर गए, बूथ पर बैठे, पहले उनसे पूछिए कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपकी पार्टी की सरकार प्रदेश में है। पता लग जाएगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या कोई बड़ा अर्थक्वेक हिमाचल पॉलिटिक्स में देखने को मिल सकता है? देखिए, राजनीति तो बहुत अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब ये अर्थ को एक आएगा नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हम लोग तो कांगड़ा में पहले ही सेस्मिक जोन पे हैं, जी। हम तो आदी हैं। तो और जब हमने ये पार्टी बदलने का भी निर्णय लिया था तो एक झटका तो वो भी था, बहुत अर्थक्वेक बड़ा वो था भी वो। अर्थक्वेक था। राज्यसभा की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी उसमें जीती है। जी। तो ऐसा संभव नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है ये कोई पता नहीं, अभी ऐसी लेकिन एट प्रेजेंट कोई प्लानिंग चल रही है? देखिए, कुछ कुछ तो महसूस होना शुरू हुआ है कि कुछ होगा। अब क्या होगा, कब होगा, ये तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन मैं नकार नहीं सकता, ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं होगा। अच्छा जी। अच्छा, इलेक्शन में विन करने के लिए पॉलिटिशियंस पब्लिक के साथ क्या बोला जाता है? झूठ तो झूठ, ये कुछ भी बोल दें, लेकिन बार बार आप नहीं बोल सकते। जी। अगर एक ही बार आपको बोलना है और एक ही बार वोट लेना है, फिर तो आप बोल सकते हैं। लेकिन दोबारा याद रखना चाहिए राजनीति में कि आपको फिर से जनता के बीच में जाना होता है, और जो आपने कहा है वो लोग भी याद रखते हैं, जी। कहते भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने भी सारे काम किए हैं। मैं भी कई बार अभी तक 7 चुनाव मैंने लड़े हैं विधायक के, जी। तो जब मैं जाता हूँ बाद में भी तो वो याद भी करवा देते हैं
कि ये चीज़ छूट गई। लेकिन वो सही है, 5 वर्ष के समय में कोई भी सारे काम नहीं कर सकता। वैसे तो एक जीवन काल में भी नहीं कर पाते हैं, हमेशा मांग भी बदलती रहती है जी। समय के हिसाब से, और लोगों की नीड भी बदलती रहती है समय के हिसाब से। तो ये निरंतर चलती हुई एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप कोई बहुत ही बड़ा सफ़ेद झूठ बोल देंगे तो वो बड़ा समस्या बन जाती है और गले की फांस बनती है अगर धरातल पर ना उतरे। तो प्रयास तो यही होना चाहिए कि कम से कम बोलें। अब वर्तमान सरकार की 10 गारंटियाँ आप देख लीजिए, जी। तो वो गले की फांस बनी हुई है। तो इस तरह से कह देना, और सिर्फ एक बार सरकार बनाने के लिए कह देना, और प्रदेश के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो उसको अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। जितना बच सके बचना चाहिए, कम बोलें। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा झूठ बोल के ज़्यादा ही वोट आ जाएंगे। और वोटर जो है वो नेता से स्मार्ट है। जी। वोटर ही सिखाने वाला है, वोटर ही बनाने वाला, जिताने वाला। तो उनको ज़्यादा पता रहता है कौन नेता कैसा है, अभी ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो पहचान जाते हैं जब आप लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में राजनीति में हो तो। अच्छा, आपके इतने लंबे कार्यकाल में या इतने जब से आपने राजनीति ज्वाइन करी है, कभी कोई ऐसा फैसला आपको लेना पड़ा है कि जिससे जो आपने दिल से ना लिया हो और आपको पछतावा हुआ हो कि ये नहीं होना चाहिए था? कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और निर्णय मैंने जो भी लिए हैं, ठीक निर्णय लिए हैं, सोच समझ के निर्णय लिए हैं। और निर्णय लेने से पहले बहुत सारे लोगों से, जो आसपास लोग हैं, उनसे चर्चा भी करने के बाद ही निर्णय लिया है। कोई ऐसा नहीं कि सुबह उठे और कुछ अनाउंस कर दिया कि मैं अभी करने वाला हूँ। तो उत्तेजना में आकर के कोई निर्णय या आपने नहीं लिया। भावनाओं में बह के कोई निर्णय नहीं लिया। मतलब आपने हमेशा सोची समझी राजनीति की है। बिल्कुल। और सोची समझी, और साथ में जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर खड़ा भी रहे हैं। उससे कोई पलट नहीं सकता। ये भी मेरे राजनीतिक जीवन की एक पहचान रही है। अच्छा, एक तो आप अपने पिताजी से आपने बहुत कुछ सीखा है। उनके अलावा कोई और ऐसा नेता अपने देश का या अपने प्रदेश का या वर्ल्ड का, कोई ऐसा नेता जिसको आप सीक्रेटली एडमायर करते हैं और उनसे सीखते हैं? कोई ऐसे देखिए, नेता? राजनीति तो राजनीतिक जीवन में जब मैं आया तो ज़्यादातर तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी से ही जी। जो भी सीखा उनसे सीखा है। और जब हम विपक्ष में भी विधायक रहे तो प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे। जी। तो उनको भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पकड़ और काम करने की उनकी क्षमता, तो वो भी बहुत प्रभावित वो चीज़ करती थी। और ख़ास तौर पे उनको याद सब कुछ रहता था। जी। और सारी चीज़ों को बारीकी से देखना। और प्रधानमंत्री जी तो हैं ही, जी। वो मेरे ही नहीं सबके सबके। श्रद्धेय हैं, सब जी। एडमायर करते हैं। गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जी। तो उनके भी काम करते हुए मैंने देखा है। यही पता नहीं है कि सोते कब हैं उठते कब हैं। तो इतना समय जो लोग दे रहे हैं देश के लिए और प्रदेश के लिए भी, जिन लोगों ने दिया है, तो उनको देखकर ही बहुत कुछ व्यक्ति सीख जाता है, समझ जाता है, अगर चाहे तो। जी। नहीं चाहे तो फिर तो आप उसके सामने ईश्वर भी खड़ा कर दीजिए तो वो भी प्रभावित नहीं कर पाए। जी। अच्छा सर, अगर फ्यूचर में कभी समीकरण बदले तो क्या आप दोबारा कांग्रेस में वापस आएंगे? देखिए, इस जीवन में जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा। कोई वापसी का सवाल नहीं है। और ये मैं अपने पूरे अंतर्मन से आपको कह रहा हूँ। ये बार बार इस तरह के निर्णय करना जो है कि ये सही नहीं रहते। ये जो निर्णय लिया गया है ये एक ही बार का लिया है, बहुत सोच समझ के लिया बहुत गया सोच है। समझ के लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहना, भारतीय जनता पार्टी की फिर से प्रदेश में सरकार आए उसके लिए प्रयास करना, और प्रदेश को कैसे आगे ले जाएं उसके लिए काम करना। और बाकी तो जो है वो प्रदेश के अंदर और क्षेत्र के अंदर जनता जो है, जी। जैसे जैसे वो चलाएगी वैसे चलना पड़ता है आपको। जी। अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं नहीं कर चल सकते। सकते। तो उनकी इच्छाओं को भी
किस तरह धरातल पर उतारना है, वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जी। तो ये है प्रदेश के लिए जितना काम कर पाएंगे, जितना पार्टी या जितना ईश्वर ने लिखा होगा हमारे हाथों से होना है, तो वो तो होके ही रहेगा और वो करना भी चाहिए। सर, हमारी टीम की बहुत सारी गुड विशेस आपके साथ हैं और आपने इतना कीमती समय अपना दिया है, उसके लिए आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे धन्यवाद आपका। सुधीर शर्मा जी से। थैंक यू सुधीर जी। थैंक यू।